निजी और सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। बच्चों, हम अपने आसपास अनेक प्रकार के व्यावसायिक संगठनों को देखते हैं। आसपास की छोटी सी किराने की दुकान, रेहड़ी पर सब्जी वाला, कपड़े की दुकान इत्यादि, यह सब एकल स्वामित्व का स्वरूप है। तो दूसरी तरफ बड़ी दुकानें जिनका संचालन कोई कंपनी कर रही है, अस्पताल, कानूनी सेवा व अन्य फुटकर संबंधी संस्थाएं जो साझेदारी के रूप में की जा रही हैं, ये सभी व्यावसायिक इकाइयां निजी स्वामित्व संगठन हैं। इस प्रकार सरकारी कार्यालय, रेलवे, डाक, तार सुविधाएं, ये सब सरकारी क्षेत्र की संस्थाएं हैं। अनेक ऐसी इकाइयां भी हैं जो कई देश में अपनी शाखा खोलकर व्यवसाय कर रही हैं, जैसे आप जानते हैं KFC, मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग इत्यादि। व्यवसाय के स्वामित्व के आधार पर हम व्यवसायिक संगठनों को 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं: निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और इन दोनों का मिला हुआ संयुक्त या मिश्रित क्षेत्र। आप इसे चित्र में ध्यान से देख सकते हैं। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ मिश्रित स्वामित्व वाले भी उद्योग हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 2 क्षेत्रों में वास्तव में विभाजित है: निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र में वह सभी उपक्रम और व्यावसायिक इकाइयां शामिल हैं जिनके स्वामी एक या एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, जिनका प्रबंध, संचालन, नियंत्रण सभी निजी व्यक्ति करते हैं, जो मुख्य रूप से लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से स्थापित होते हैं। इनके प्रबंध संचालन में सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता। इन पर निजी स्वामित्व होता है। यह निजी उद्योग, व्यवसाय, उपक्रम के नाम से जाने जाते हैं। यह एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय, सहकारी समितियां और कंपनी के रूप में हो सकते हैं। निजी क्षेत्र के मुख्य उपक्रम जैसे टाटा पावर, टेल्को, टिस्को, रिलायंस, पेट्रोल, ये सब इसके अंतर्गत शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र में वह सभी संगठन आते हैं जिनका प्रबंध, संचालन और नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। इन पर आंशिक या पूर्ण रूप से राज्य व केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है। ये किसी मंत्रालय के अधीन भी हो सकते हैं, जैसे रेलवे विभाग। इन्हें संसद द्वारा विशेष अधिनियम के द्वारा पारित करके स्थापित किया जाता है। इनका उद्देश्य लोगों को उचित मूल्य पर उचित वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाना है। यह उद्योग सरकार की आर्थिक गतिविधियों का सूचक होती हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसके उदाहरण हैं। सरकार अपनी आर्थिक नीतियों में दोनों क्षेत्रों के कार्यक्षेत्रों को परिभाषित करती है। 1948 की औद्योगिक नीति में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया था। 1956 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को काफ़ी महत्व दिया गया और निजी क्षेत्र पर इसकी निर्भरता स्थापित की गई। 1991 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश व निजी क्षेत्र को स्वतंत्रता प्रदान की गई। विदेशी निवेश को आमंत्रित किया गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं भूमंडलीय उपक्रम देश में आए और विश्व के विभिन्न देशों में व्यापार संभव हुआ। वर्तमान में निजी, सार्वजनिक और वैश्विक उद्यम इकाइयां देश में अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संगठन के क्या स्वरूप हैं, आइए इस पर दृष्टि डालते हैं। देश के आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भागीदारी एक व्यवस्थित संगठनात्मक ढांचे के रूप में होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सार्वजनिक उद्यम वास्तव में सरकार के माध्यम से जनता व सरकारी कर्मचारियों के निर्णय को आर्थिक कार्य रूप प्रदान करते हैं। इन उद्यमों से सरकार संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही होती है। इसलिए इनमें सर्वजन स्वामित्व के आधार पर जनता के कोषों का ही प्रयोग होता है और एक सार्वजनिक उपक्रम अपनी आंतरिक कार्य की प्रकृति और सरकारी संबंध की आवश्यकता के अनुसार इसलिए 3 प्रकार में बांटा जा सकता है: विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और सरकारी निगम। इस तरह से आप चित्र में इसका वर्गीकरण देख सकते हैं। विभागीय उपक्रम क्या होता है, चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। विभागीय उपक्रम यह सार्वजनिक क्षेत्र का परंपरागत व प्राचीन स्वरूप है। वह पूर्णतः सरकारी स्वामित्व व नियंत्रण के उपक्रम हैं, जिनका प्रबंध, नियंत्रण, संचालन संबंधित मंत्रालय के अधीन होता है। इनकी वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा या संसद में प्रस्तुत की जाती है। उपक्रम की सफलता और असफलता व विस्तार से संबंधित मंत्रालय ही उत्तरदायी होता है। इनका स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। इसमें कार्यरत व्यक्ति सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। यह उपक्रम राज्य व केंद्र सरकार के अधीन नियमों के तहत स्थापित होता है।
उदाहरण के तौर पर हम रेलवे विभाग, डाकतार विभाग, दूरदर्शन, इन सबको इसके अंतर्गत लेते हैं। चलिए अब इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली विशेषता है धन और वित्त व्यवस्था। इन उपक्रमों में धन सरकारी खजाने से आता है, जिसकी प्रतिवर्ष स्वीकृति सरकार द्वारा होती है। वह आय भी अर्जित जो होती है वो सरकारी खजाने में जमा होती है। पूर्ण वित्तीय प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है, जनता का इसमें कुछ भी योगदान नहीं होता। अकेंशन अनिवार्य, इनका अकेंशन करवाना अनिवार्य होता है। कर्मचारी, इसमें सरकारी कर्मचारी कार्यरत होते हैं, जिनकी भर्ती, सेवा, चयन इत्यादि संबंधी नियमें सब सरकार द्वारा तय होती हैं। प्रमुख उपमंडल, यह उपक्रम सरकारी विभाग का प्रमुख उपमंडल होते हैं, वह संबंधित मंत्रालय के नियंत्रण में होते हैं। प्रबंध व जवाबदेह, यह उपक्रम संबंधित मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि इनका प्रबंध व संचालन सीधे संबंधित मंत्रालय द्वारा ही होता है। चलिए अब इसके लाभ देखते हैं। प्रभावी नियंत्रण, इसका संबंधित मंत्रालय के नियमानुसार सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रभावी नियंत्रण किया जाता है। निश्चित जवाबदेही, इसमें उच्च स्तर की सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है, जैसे रेल विभाग के लिए रेल मंत्री जिम्मेवार होता है। सरकारी आय, इन उपक्रमों की अर्जित आय पर सरकार का हक होता है, वह सरकारी खजाने में जमा होती है और यह उपक्रम सरकार की आय का स्रोत होते हैं। सुरक्षित उपयुक्त व्यावसायिक स्वरूप, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह सबसे उपयुक्त स्वरूप है, क्योंकि यह संबंधित मंत्रालय के नियंत्रण और निरीक्षण में होता है। चलिए अब दूसरी ओर इसकी सीमाओं पर भी नज़र डालते हैं। सबसे पहली है लचीलेपन की कमी। इन उपक्रमों में कठोर सरकारी नियमों का पालन करना पड़ता है, संगठन में लचीलेपन का अभाव पाया जाता है। स्वतंत्र निर्णय का अभाव, इससे संबंधित उपक्रम के कर्मचारी व विभाग अध्यक्ष बिना संबंधित मंत्रालय के अनुमति के बिना किसी भी मामले में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते, जिससे कई बार समय पर निर्णय नहीं हो पाते। वह उपक्रम लाभकारी अवसरों को खो देता है। अवसरों के लाभ से वंचित, यह उपक्रम व्यावसायिक अवसरों का समय पर लाभ नहीं उठा पाते। अनेक औपचारिकताओं के कारण व रूढ़िवादिताओं के कारण ये उपक्रम जोखिम भरे कार्य भी नहीं करते। लाल फीताशाही, प्रत्येक कार्यों को एक उचित प्रक्रिया और औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है। इसमें लाल फीताशाही का पूर्ण बोलबाला होता है, अंत समय पर कोई परियोजनाएं लागू नहीं हो पाती। राजनीतिक हस्तक्षेप, इन उपक्रमों में सदा राजनीतिक हस्तक्षेप बना रहता है, क्योंकि इनके संचालन में संबंधित मंत्रालय का हस्तक्षेप होता है। अपर्याप्त सेवाएं, यह संगठन प्राय उपभोक्ता की आवश्यकताओं के प्रति प्रयत्नशील नहीं होते तथा इनके द्वारा प्रदान सेवाएं भी अपर्याप्त होती हैं।